सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार बीएससी फोर्थ सेम के लिए जो हानुष नाटक रखा गया है, इसी हानुष नाटक के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले कक्षा में इसी नाटक को लेकर जो पहले अंक में, जो पहले दो कक्षा में जो बातें मैंने बताया है, उसके बारे में एक थोड़ा मैं रिवीजन कर देता हूँ। हानुष जो इस नाटक का जो प्रधान पात्र है, और कात्या जो इस नाटक की या सहपात्र है या हानुष की पत्नी है। यहाँ पर जो हानुष है, जो नाटक का जो प्रधान पात्र है, उसी को ही प्रमुख रूप से दर्शाने का, उसी का ही जीवन चरित्र बताने का कोशिश नाटककार ने इस नाटक में किया है। जो हानुष इस नाटक का जो प्रधान पात्र है, पहले वह ताला बनाने का काम करता था, लेकिन वह अब काम छोड़कर घड़ी बनाने में व्यस्त हो चुका है। तो उनकी पत्नी जो है कात्या, बार बार हानुष घड़ी बनाने का काम में लग जाने से उनकी घर की व्यवस्था चौपट हो जाती है। इसी कारण हानुष की पत्नी कात्या अपने पति की शिकायत हानुष के बड़े भाई पादरी से करता है। तो जब कात्या ने हानुष के भाई को जब शिकायत की, तब हानुष के भाई ने, पादरी ने हानुष से आकर समझाता है कि आपको यह जो घड़ी बनाने का काम छोड़ देना चाहिए, इसी कारण आपकी घर की परिस्थिति अब बिगड़ चुकी है। उसका दृश्य हम आज इसी कक्षा में देखेंगे। तो छात्रों, आज हम इस कक्षा में जो हानुष और पादरी के बीच का जो संवाद है, और हानुष का बड़ा भाई हानुष को लेकर अपनी राय किस तरह से रखता है, उसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। हानुष और उनके भाई पादरी के बीच बातचीत होती रहती है। पादरी हानुष से घड़ी का काम छोड़ देने को कहता है। वह इसलिए घड़ी का काम छोड़ देने को कहता है क्योंकि उनके परिवार चलाना अब कात्या के लिए मुश्किल हो रहा था। कात्या ने हानुष की शिकायत की थी, इसी कारण वह पादरी हानुष की परिस्थिति देखकर वह कहता है कि आपको यह घड़ी बनाने का काम छोड़ देना चाहिए। बदले में हानुष कहता है, घड़ी का काम कुछ बनता नजर आ रहा है, नहीं बना तो उसका सारा सामान उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। कात्या ने आपसे शिकायत किया है? कात्या कुछ नहीं कहा, मैं ही आपको देखकर कह रहा हूँ। पादरी कहता है कि हमें दूसरों के जीवन से सीखना है, वही नसीहत देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हानुष को जब उनके भाई घड़ी का काम छोड़ने के लिए जब बताते हैं, तो हानुष भी कहता है कि मैंने अभी तक 13 साल मेहनत इसी घड़ी में लगा दिया है, और मुझे यह घड़ी अब बिल्कुल बनने के कगार पर है। मैं जब देख रहा हूं तो घड़ी बनने वाली है, अगर नहीं बनी तो मैं भी यह काम छोड़ दूंगा, और जो भी वक्त इस घड़ी के साथ जो मैंने व्यर्थ किया है, मेरा जो भी सामान है वहां उठाकर मैं सब कुछ फेंक दूंगा। वह इस तरह से अपने भाई से कहता है। पादरी हानुस से कहते हैं, घड़ी बनाने में इतने जिद्दी हो चुके हैं कि पहले आपके घड़ी के बिना भी लोग जागते थे। तो इसी बात को फिर दोहराते हैं पादरी की, आप इतने जिद्दी क्यों हो चुके हो? आप घड़ी बनाने का काम जब मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूं, तो आप छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? तो इसी ऊपर पादरी कहते हैं कि आप बहुत जिद्दी हो चुके हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा है, हाँ पादरी, क्योंकि कात्या जिस तरह से हानुष को लेकर पादरी से उन्होंने बातचीत की थी, घर की परिस्थिति को लेकर जिस तरह से पादरी से सब कुछ बातें बताई थी, इस कारण पादरी भी यानी हानुष से नसीहत देकर वह घड़ी का काम छुड़वा कर वह अपने पहले जो ताले बनाते थे उसी काम में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वह पादरी कहते हैं कि आप तो बहुत जिद्दी हो चुके हो। पहले के लोग आपके घड़ी के बिना भी जागते थे, वह समय के अनुसार काम करते थे, तो आखिरकार आप इतने जिद्दी क्यों हो चुके हो? हानुस बताते हैं, आप हमारी मजाक उड़ा रहे हो? पादरी बोलते हैं, नहीं, मैं इंसान की कमजोरियों की बात कर रहा हूं। जिस तरह से पादरी ने कहा कि आज यानी आपके घड़ी के बिना भी पहले के लोग जगते थे, काम करते थे। तब हानुस को लगता है कि शायद मेरा बड़ा भाई मेरी मजाक उड़ा रहा हो। तब पादरी कहते हैं, मैं आपकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपकी कमजोरी की बातें कर रहा हूं। आपके परिस्थिति को लेकर जो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, मैं वही बता रहा हूं।
तो दोनों भाइयों के बीच संवाद इसी तरह से बढ़ता जाता है। आखिर पादरी हानुस से यह काम छोड़ने को कहता है। देखिए, जब पादरी को यह लगता है कि हानुस की परिवार बहुत मुश्किल में है, तो वह बार बार हानुस से कहता है कि नसीहत देता है कि आपको यह काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ने में ही आपका भलाई है, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की भलाई है की बात करता है। इसी बीच लोहार का आगमन होता है। तो पादरी को भी लगता है कि हानुस जब इस काम को जब छोड़ देगा तो शायद उनका परिवार अब सुधर जाएगा। तो उसी बीच हानुस जब एक लोहार को तार लेने के लिए कहा था, वह लोहार वह तार लेकर उसी संदर्भ में उसी का भी आगमन होता है। तो हम इस कक्षा में यह देखते हैं कि पादरी और हानुस के बीच का जो संवाद है, हानुस की पारिवारिक स्थितियों को सुधारने के लिए पादरी का जिस तरह से सुझाव रहा है, या वह जिस तरह से नसीहत देते हैं, फिर भी हानुस को अब घड़ी बनने के कगार पे होने के कारण, वह घड़ी बनने के लिए तैयार होने के कारण अपने बड़े भाई जो भी बात बताते उसे मन में कहीं ना कहीं संदेह उठ रहा है कि आखिरकार मैंने अभी तक जो प्राप्त किया है, जो मेरा मेहनत है, वह बेकार नहीं जाएगा। इसी कारण वह घड़ी में वह पूर्ति करने के लिए जिद्दी पर अड़ा हुआ है। लोहार जिस तरह से हानुस ने उसे एक तार लाने के लिए कहा था कि अब घड़ी बनने वाली है, बज रही है, फिर बाद में रुक जाती है, तो लोहार वह जो तार लाया है वह हानुस के हाथ में देता है। पादरी हानुस अपने भविष्य के बारे में सोच लेने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हानुस की परिस्थिति जब बिगड़ जाती है, उसी को लेकर उनका बड़ा भाई जिस तरह से हानुस को नसीहत देते हैं या उनको यह काम छोड़ने की जब बातें करते हैं, आखिर वह पादरी ने हानुस से कहकर आपका भविष्य आप ही खुद ही सोच लेना चाहिए, आपका भविष्य आपको ही बना लेना चाहिए, यह कहकर उन्होंने वहां से वह चल बसते हैं। लोहार जो लाया हुआ तार है वह हानुस को देता है। हानुस को मन में कहीं न कहीं यह संदेह भी हो रहा है कि आखिरकार जो मेरा बड़ा भाई था, अभी तक उन्होंने मेरे प्रति इस तरह से बातें नहीं की थी। आज अचानक उन्होंने यह सब कुछ क्यों कह दिया? अपने भाई के बातों के ऊपर भी वह सोच रहे हैं। और उसी संदर्भ में लोहार कहता है कि क्या हो गया, आप रोता क्यों हो? हानुस को लेकर लोहार कह रहा है कि आखिर आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी वह कैसी चली गई? मैंने जिस तरह से आपने तार लाने के लिए कहा था, मैंने लाया है, लेकिन अब आप एकदम इस तरह से रोया हुआ मुख के क्यों खड़े हुए हो? इस तरह से लोहार हानुस के बारे में कहता है। हानुस कहता है यह तो आपकी दया है लोहार। लोहार कहता है कि देखो हानुस, कितनी भी कोशिश किया जाए कि काम आपसे नहीं छूटेगा। तो लोहार भी हानुस के बारे में कहता है कि आप जितनी भी कोशिश किया करो या जो भी आपको कह दे, लेकिन मुझे भी लगता है कि आप इस काम को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यह काम आपसे छूटेगा नहीं। यह काम खत्म करने करने के बाद ही आप शायद छोड़ने वाले हैं। इस तरह से वह लोहार कहता है कि यह काम आपसे नहीं छूटेगा। बदले में हानुस कहता है कि नहीं मियाँ, अब की बार मैंने फैसला कर लिया है। तो हानुस कहते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कह दिया है कि आपका भविष्य आपको ही देखना चाहिए। इसी कारण हानुस भी कई बार उनके मन में अपने बड़े भाई के जो कही हुई बातें मन में बार बार उसी का याद करते हुए कहते हैं कि मैंने भी अब यह फैसला ले लिया है कि यह काम काम छोड़ने का मैंने निर्णय ले लिया है। लोहा कहता है आखिर क्या हो गया हानुस, एक दम बदल गए हो? तो इस तरह से लोहार को भी लगता है कि हानुस अभी भी जो घड़ी बनाने में उसी को लेकर आप बातें कर रहे थे, अब पादरी आने के कारण एकदम बदल चुके हो। हानुस कहते हैं कि यह काम अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। अब मेरे गिरजे वालों से भी दरखास्त भी नामंजूर हो गया है। देखिए, जब हानुस को लोहार यह कहता है कि जब आप यह काम नहीं छोड़ेंगे, तो हानुस अपने भाई के द्वारा कही हुई बातों को वह बार बार सोचता है, अपने परिवार की भी चिंता करने लगा है। वह कह रहा है कि यह काम मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था, मैंने बहुत देरी कर ली। अब तो यह भी मेरा हाल हो चुका है कि जो गिरजे वाले जिस तरह से मुझे वजीफा दे रहे थे, जो अनुदान दे रहे थे, वह भी अब बंद हो गया है। तो मुझे इस अब आगे परिवार चलाना या घड़ी बनाना, मेरे लिए अब सब कुछ, सभी रास्ते जो है बंद हो गए हैं। इस तरह से हानुस उस लोहार से कहता है। उसी संदर्भ में कात्या वहां आती है।
कात्या कहती है कि मैं तो कुछ नहीं चाहती, परिवारों के लिए 2 जून की रोटी चाहता हूँ। जो उस वक्त हानुष की जो परिवार की स्थिति बन चुकी थी, उसी को लेकर कात्या भी अपनी मजबूरी हानुष के सामने प्रकट करती है। वह भी कहती है कि अपने पति से, हानुष से, कि मैं भी आपसे ज्यादा नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ मुझे जो यानी जून की अगर रोटी भी, 2 वक्त की अगर रोटी भी अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस वक्त हानुष की परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि घर चलाना कात्या के लिए, हानुष के लिए बहुत यानी मुश्किल हो रहा था। वह कहती है कि हमारी परेशानी देखते हुए भी आप उसे बढ़ावा क्यों देते हो? लोहार कहता है कि एक दिन हानुष जरूर अपने काम में सफल हो जाएंगे, वह बहुत मेहनती है। तो जिस तरह से लोहार को भी लगता है कि हानुष बहुत मेहनती है, बहुत जिद्दी है, बहुत परिश्रमी है। तो उसे लगता है कि हानुष एक दिन अपने काम में सफल हो जाएंगे, और क्योंकि वह हानुष को जानता है और हानुष को वह यहाँ तक कि मेहनत भी वह बताते हैं। लोहार कहता है कि अब कुछ ही दिनों में हानुष की घड़ी बजेगी, लोग चारों ओर उनके नाम लेंगे, इसकी कितनी इज्जत मिलेगी। यह देश भर की पहली घड़ी होगी, बदले में कात्या कहती है। देखिए, जिस तरह से लोहार उस हानु जो घड़ी बना रहा है उस घटना को जब देखता है, तो लोहार को भी लगता है कि यह घड़ी अब बनने वाली है। घड़ी जब बजेगी तो चारों तरफ हानुष के नाम होंगे, हानुष अपना नाम रोशन कर देंगे, और लोग जब हानुष का इज्जत करेंगे, यह इस देश की पहली घड़ी होगी। तो हानुष को लेकर लोगों में, हानुष जिस तरह से अपने कड़ी मेहनत से जो घड़ी बना रहा है, उसी को लेकर हामिद को बहुत इज्जत मिलेगी, राजा प्रसन्न होंगे। इस तरह से वह भविष्य की बात लोहार कहते हैं। कात्या कहती है कि ऐसे सपने दिखाकर आपने उसे पागल बना रखा है। जिस तरह से लोहार हानुष के बारे में जब बताता है, तो कात्या गुस्से में आकर कहती है कि आप लोगों ने ही इसे ऐसे ऐसे सपने दिखाकर न जाने इसे पागल बना रखा है, वह इसी कारण इसी घड़ी में ही लगा रहता है। तो वह गुस्से में कह दिया। हानुस से कहता है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें इज्जत करेगी। देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, लोहार के मुंह से जो बातें निकल रही है, वह कहता है कि जब इंसान जब सफल हो जाएगा तो कोई भी इंसान उसे इज्जत करेगा। जब हानु जब सफल हो जाएगा अपने काम में, तो उनकी पत्नी भी उसे इज्जत करेगी, यह लोहार कहता है। जो लोग कामयाब नहीं होते, उनकी पत्नियां भी उनको दुत्कारती है। तो देखिए, लोहार यह भी कहता है कि जो लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं या कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें कौन इज्जत करेगा? उसे तो उनकी पत्नियां भी दुत्कारती है। यह तो दुनिया का रिवाज है। इस तरह से लोहार हानुष के बारे में बताता है। गुस्से में कात्या कहती है कि आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, जिस तरह से लोहार हानुष की तारीफ कर रहा है और हानुष की प्रशंसा की बातें, घड़ी की बनने की बातें कर रहा है, तब हकीकत में कात्या को गुस्सा आ जाता है कि मैं परिवार चलाने की बात कर रही हूँ, आप दोनों इसी घड़ी के बारे में, घड़ी बनेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो कात्या कहती है कि आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, आप एक ही थैले के दो चट्टे बिट्टे हैं। लोहार कात्या से कहता है कि हानुष का मन स्थिर नहीं है। लोहार यह भी कहता है कि जो हानुष है वह भोला भाला इंसान है और उनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि वह किसी एक विषय के बारे में जो निर्णय लेता है, उसी निर्णय के ऊपर वह कभी भी खड़ा नहीं उतरता। वह ताले भी नहीं बनाता और घड़ी बनाने में भी उनका मन नहीं है। जो लोहार है वह कहता है कि जब हानुष अपने जीवन के बारे में जो भी निर्णय लेते हैं, वह निर्णय ठोस नहीं लेते हैं और उसके ऊपर वह स्थिर नहीं रहते हैं। वह एक तरफ घड़ी भी नहीं बनाता और दूसरी तरफ ताले भी नहीं, तो उनका मन यहाँ स्थिर नहीं है। हानुष भी असमंजस में पड़ जाता है। वह किसी से भी मदद लेना चाहता है, पर क्या करे, कोई पहचानता नहीं। लोहार हानुष से उनका जीवन यापन चलाने के लिए किसी से उधार पैसे लेने की बात कहते हैं। देखिए, जब हानुष की परिवार इतनी बिगड़ चुकी है, उस समय जब गिरजे वालों से, जब चर्च वालों से हानुष को घड़ी बनाने के लिए पैसे दिया जाता था, वह अनुदान भी जब बंद हो जाता है, तो हानुष के सभी जैसे हाथ कट जाते हैं। तो वह आखिरकार इस परिस्थिति को किस तरह से संभाला जाए, उसके ऊपर भी वह सोचते हैं, लेकिन हानुष को आखिर कोई पहचानता ही नहीं। तो वह अपनी मजबूरी के कारण वह लोहार हानुष की परिस्थिति को देखकर बातें करता है।
लोहार नगर पालिका वालों ने दस्तकार मांगने को कहा कहता है। हानुस वहां मना करता है क्योंकि उनका भाई पादरी ने पहले ही मना कर चुका है। देखिए, हानुस जब घड़ी जब बन जाती है आखिरकार, जब हम अगले सेशन में जब देखेंगे, नगर पालिका वाले भी हानुस की तारीफ करने में लग जाते हैं। चर्च वाले भी हानुस की बड़ी इज्जत करते हैं। जब राजसत्ता की बात है, राजा भी अपने फायदे के लिए हानुस को लुभाने की कोशिश करता है। जिस तरह से अब हानुस आखिरकार जितने मुसीबत से अपने जीवन बिता रहा है, उसी तरह संदर्भ में नगर पालिका वालों ने भी उसे कुछ सहायता इस संदर्भ में देता है। जो चर्च वाले होते हैं वह हानुस से बिल्कुल अनुदान देना बंद कर देते हैं। हानुस यह सोचता है कि मैं अगर नगर पालिका वालों से अगर कुछ पैसे लिया तो मेरा भाई जो चर्च का जो पादरी है वह नाखुश हो जाएगा। वह तो मुझे पहले ही मना कर चुका है। किसी के पास जाकर कुछ पैसे मांगना यह काम तो मुझसे नहीं होता, बता। देखिए, और हानुस यह सच्चा इंसान है और वह इतना ईमानदारी है। किसी के पास जाकर कुछ पैसे मांगना उनकी मन की बस की बात नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि किसी के पास पैसा मांगना वह अपने खुद को बेइज्जत में डालना, इस तरह से सोचता है। उसके बाद लोहार लाट पादरी के पास जाकर मदद मांगने को कहता है। लोहार आखिरकार अगर आपको घड़ी बनाना है तो किसी के पास तो थोड़ा बहुत मदद तो चाहिए है। इसे किसी के पास भी जाने के लिए वह लोहार हानुस से कहते हैं। जवाब में हानुस कहते हैं कि मैं क्या करूं मियां, किसी के पास जाकर हाथ फैलाना मेरे लिए पहाड़ लांघने का बराबर है। क्योंकि हानुस स्वाभिमानी होता है, वह कहता है कि मेरी कमजोरी ही मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। जब हम पूरे नाटक में यह हानुस के चरित्र को लेकर जब देखते हैं, हानुस बहुत स्वाभिमान होता है, बहुत ईमानदार होता है और अपने जीवन में जो अपनी जो कमजोरियां है वह किसी से धैर्य के साथ, किसी से वह साहस से बातें नहीं करता है और खुद ही समस्या झेलते हुए अपनी परेशानियों से मुकाबला करते हुए सफलता की ओर बढ़ता है। तो इसी तरह से लोहार हानुस को किसी के पास से वह पैसे मांगने को कहता है। लोहार कहता है कि हर इंसान में कमजोरियां होती है, हमें उसी के साथ डट कर लड़ना है। देखिए, जब हानुस को भी लोहार धैर्य देता है, उसे साहस बांधने का काम करता है। जब हानुस की परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है तो लोहार उसे कुछ धैर्य देकर उसको समस्याओं को डट कर लड़ने की, मुकाबला करने की बात कहता है। हानुस कहता है मेरे परिवार में हमेशा मुझे नसीहत ही दिया है। तो जिस तरह से हानुस भी अपने परिवार को लेकर कहते हैं कि मुझे जो भी लोग हैं आज तक सिर्फ नसीहत ही दिया है, चाहे कात्या हो या बड़े भाई हो। अंत में लोहार हानुस से यह घड़ी बनाने का काम न छोड़ने को कहता है। देखिए, जब हानुस घड़ी, जब उनके भाई कहने के बाद घड़ी बनाना या नहीं बनाना वह जब असमझ में पड़ जाता है, तो आखिरकार लोहार यह हानुस से कहता है कि आपने इतने सालों से जो मेहनत की है, अगर आपने इस वक्त के ऊपर जब घड़ी बनाने का काम छोड़ दिया तो यह सब कुछ काम बेकार हो जाएगा। इसी कारण आपको घड़ी बनाने का काम नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह से लोहार कहता है। चाहे कितना ही जीवन में कितने ही कठिनाई आए, तुम अपना मन स्थिर रखो और यह घड़ी बनाने का काम जारी रखो। यह सलाह देकर वह चला जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस नाटक में। जब हारुश अपने परिवार के उस मुसीबत में जब पड़ जाता है, उस वक्त जो उनके पत्नी की तरफ से जब उसे किसी नैतिक साहस की बातें जब उसे सुनाई नहीं देती है, अपने बड़े भाई भी उसे यह तक कह दिया कि आपको घड़ी बनाना छोड़ देना चाहिए और आपको यह अपना भविष्य आपको खुद देख लेना चाहिए। जब हानुश असमंजस में पड़ जाता है, जब वह दुविधा में जब पड़ जाता है, तो लोहार उसे कहते हैं कि आप इतने सालों से जब मेहनत किया है तो इसे काम को आपको पूर्ण कर लेना चाहिए, आप किसी हाल से यह काम न छोड़ने की बात लोहार कहता है। इसी बीच एमिल का प्रवेश होता है। वह हानुस से कहता है कि बाहर कितना शोरगुल हो रहा है। जब यहाँ पर बातचीत बातचीत हो रही थी तो उसी समय एमिल का प्रवेश होता है। वह कहते हैं कि बाहर देखो कितना शोर गुल हो रहा है और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, पादरी घर कोई चोरी करके भाग गया है। यांका पूछती है कि क्या चोरी होगी। जब बाहर जब शोरगुल हो रहा है तब यांका पूछती है कि आखिरकार चोरी किसकी होगी, क्या चोरी। एमिल कहता है कि किसी ने सुअर उठाकर भाग गया है। सरकार के आदमी ने दूसरे आदमी को पकड़ लिया है, इसी कारण बाजार में शोर मच गया है। हानुस कहता है कि जो पकड़ा गया है क्या उनके पास भी सुअर थे। कात्या कहती है कि पता नहीं कैसे बेईमानी लोग दुनिया में जीते हैं।
देखिए यहाँ पर इस नाटक का जो हम कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है, जो एमिल जिस तरह से यह खबर लाता है कि बाहर कोई चोरी हो गया है, शोरगुल हो रहा है, कोई पादरी का सूअर किसी ने यानी उठाकर भाग गया है, तो उठाकर भागने वाला इंसान अलग था और जो पकड़ा गया इंसान वह अलग था। उसी की चर्चा यहाँ पर होती है। और यह कात्या भी यह कहती है कि लोग भी कैसे कैसे जीते हैं, कि लोग आजकल तो सूअर भी उठाने लगे हैं, इसी के ऊपर भी व्यंग किया गया है। तो इस तरह से यह तीसरा सेशन था। यह जो कक्षा यहाँ पर ही समाप्त होता है।